हेलो दोस्तों। फ़िलहाल का लेक्चर 12th स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो शुरुआत करते हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर से। इंट्रोडक्शन पहले थोड़ा सा पढ़ लेते वुड मूव अहेड। सो माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक are two main branches of modern economic. The term micro derived from the Greek word macros, which means small, medium path. The term macros derived from the Greek word macros, which means large. These terms were coined in a novel economist Ragnar Strix of Oslo University in 1943. So, पहले कुछ important topics से शुरुआत करते हैं। जैसे कि 9th स्टैंडर्ड से हमें इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट एम्बेड स्टडीज़ में आ जाता है। हम लोग पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक क्या, इकोनॉमिक का दूसरा वर्ड हम अपने लैंग्वेज में अर्थशास्त्र कहते हैं। अब अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स ये अभी डेवलप नहीं हुई, लाइक पिछले सदी में या 100 years बिफोर। नो, इट्स लाइक थाउजेंड्स ऑफ ईयर। अगर हम लोग चाणक्य देखें तो चाणक्य की नीति में हम लोग अर्थशास्त्र को अच्छे से पढ़ने मिलता है। तो ये अर्थशास्त्र या हमारा इकोनॉमिक्स ये काफ़ी पहले आ चुका है। अब थोड़ा सा मेन पार्ट में आ जाता है इकोनॉमिक्स। इसका मतलब अर्थशास्त्र, और ये अर्थशास्त्र समझाने की या समझने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है हर एक पीपल को, हर एक घर पे रहने वाले या ऑफिस वर्क करने वाले हर एक पर्सन को ये इकोनॉमिक्स की ज़रूरत है। जैसे कि हमारी घर पे मम्मी होती है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी इकोनॉमिस्ट होती है। जैसे कि हर एक महीने का वो बजट बनाती है कि हर एक महीने में कैसे खर्च चले, मैं कैसे सेव कर पाऊँ, मुझे कैसे मेरे बिज़नेस को, मेरे घर को डेवलप करना है। यहाँ से लेके एक कंपनी का सीईओ, जैसे कि रिलायंस कंपनी इंडिया में है, एक कंपनी का सीईओ ये सोचता है कि मेरे कम से कम रॉ मटेरियल में अच्छा प्रोडक्शन कैसे हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक कैसे पहुँच पाऊँ, और मेरा प्रोडक्शन और मेरी सर्विस जो है ये बेस्ट कैसे है, और इससे मुझे आने वाला प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज़ हो, और उसी के साथ मैं सेविंग कैसे करूं ताकि हमारी जो कंपनी है वो आगे अच्छे से बढ़ पाए। सो इकोनॉमिक्स के मेनली जब हम लोग नाम लेते हैं, कुछ बड़े इकोनॉमिस्ट की बात आती है, उसमें से है एक एडम स्मिथ के बारे में हम लोग काफ़ी बाद में देखेंगे। एडम स्मिथ ये एक बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, और इनके बारे में थोड़ी देर बाद हम लोग सुनेंगे। पहले आते हैं ये टॉपिक पे कि इकोनॉमिक के दो पार्ट हैं। पहले जो पार्ट है उसको कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक, और दूसरा जो पार्ट है उसको कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक या मैक्रो इकोनॉमिक, इसमें क्या डिफरेंस होता है या क्या फ़र्क है? तो मैक्रो इकोनॉमिक या माइक्रो इकोनॉमिक का फ़र्क हम लोग पहले एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सो जैसे हम लोग ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि माइक्रो इकोनॉमिक ये वर्ड हमें अपने ग्रीक वर्ड से मिला, जिसका नाम है माइक्रोज। माइक्रो मीन्स माइक्रोज मीन्स बहुत छोटा, माइक्रोज मीन्स बहुत छोटा, और मैक्रोज मीन्स बहुत बड़ा। अभी माइक्रो इकोनॉमी मतलब सबसे छोटे से पार्ट पे, जैसे कि हमारा घर हो, हमारा छोटा सा दुकान हो, ठीक है, इसके बारे में सोचने वाली इकोनॉमी। और मैक्रो इकोनॉमी इसका मतलब काफ़ी बड़े पार्ट पे सोचने वाली इकोनॉमी, जैसे कि हमारे नेशन का, हमारे कंट्री का बजट है या फिर और कुछ। तो ये जो आता है ये होता है मैक्रो इकोनॉमी। तो माइक्रो इकोनॉमी पहले तो हम लोग समझ चुके हैं कि ये सबसे छोटे पार्ट को एक पर्सन को भी ये अच्छे से समझने की कोशिश करती है।
जहाँ मैक्रो इकोनॉमी बंडल ऑफ पीपल को समझती है। जैसे कि मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ, लाइक माइक्रो इकोनॉमी, आप एक फर्नीचर बना रहे हैं तब माइक्रो इकोनॉमी एक आयरन नेल के बारे में सोचेगी, और मैक्रो इकोनॉमी उससे बनने वाले टेबल के बारे में सोचेगी। वो आयरन नेल के लिए कितना खर्चा आएगा, ये माइक्रो इकोनॉमी, और वो टेबल बनने के लिए कितना खर्चा आएगा, ये है मैक्रो। सो आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद हम लोग माइक्रो इकोनॉमी को पहले ज़्यादा एलाबोरेट करेंगे, कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में माइक्रो इकोनॉमी हम लोग कंप्लीट कर पाए। सो ये माइक्रो इकोनॉमी या मैक्रो इकोनॉमी किसने ढूंढी, तो ये है रैगनर एंटोन फ्रिस्ट। इनका जन्म हुआ है 1895 में और इनकी डेथ हुई है 1973 में। ये नॉर्वे के एक इकोनॉमिस्ट है और इनको नोबेल प्राइज़ मिला है ये माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी को ढूंढने के लिए इन 1969। सो इसी के साथ इन्होंने बिजनेस साइकिल पे काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स भी लिखे हैं, और लाइकली इट्स फर्स्ट पर्सन, पहले बहुत पर्सन है जिन्होंने माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी को समझने की कोशिश की, अलग अलग डिराइव करने की कोशिश की। सो थोड़ा सा हिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं इसके इकोनॉमी के पीछे कि द माइक्रो इकोनॉमी एनालिसिस डेवलप द फर्स्ट ट्रेडिशन अप्रोच कैन बी इकोनॉमिस्ट क्लासिकल इकोनॉमी एडम स्मिथ एंड डेविड रिचर्ड्स, जे.एस. मिल। तो जैसे मैंने एडम स्मिथ का नाम लिया, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, ये क्लासिकल इकोनॉमी के फाउंडर है, ये क्लासिकल इकोनॉमी के एक्सप्लेनर है सबसे अच्छे। पॉपुलराइज्ड बाय न्यू क्लासिक इकोनॉमी। इसके बाद हमें इकोनॉमिस्ट समझाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल जो बने, उनका नाम अभी मैं ले रहा हूँ, जो है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। पिछले साल भी शायद आपने ये नाम काफ़ी बार सुना होगा। इकोनॉमी में प्रोफेसर एडम स्मिथ और प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट दो नेम हैं। सो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में बुक लिखी, बुक पब्लिश की, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। अभी ये प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा, माइक्रो इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। सो 16th and 17th सेंचुरी में ये काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन हो चुका माइक्रो इकोनॉमिक्स, और 18th सेंचुरी में इसको एक स्टेबिलिटी मिली। सो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, प्रोफेसर एडम स्मिथ, इनको हमेशा ध्यान रखो। सो आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री से थोड़ा सा। ओके, सो माइक्रो इकोनॉमी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसका मीनिंग क्या कहा है। माइक्रो मीन स्मॉल पार्ट, द थिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स द विद अ स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो हमारी नेशन की इकोनॉमी समझो अभी सॉरी, जैसे कि हमारे मोदी जी अभी कह रहे हैं कि दे आर रिलीजिंग 200 या 2000 करोड़ ना, 200 करोड़ कुछ रिलीज़ करने, विच इज़ अ 10th पार्ट ऑफ आर इकोनॉमी, जिसका मतलब है हमारी इकोनॉमी नेशन की कितनी है, कम से कम 2000 से 3000 करोड़। ठीक है, अभी ये 2000-3000 करोड़ कैसे बनेंगे, एक एक 2-2 रुपये मिलके, या 100-200, 1000-2000 मिलके, सही बात है। तो ये 2000 करोड़ समझने से पहले हमें ये 100, 200, 1000, 2000 को समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो यही समझाते हैं कौन, यही समझाते हैं हमारे माइक्रो इकोनॉमी। सो माइक्रो इकोनॉमी इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ थिंग that deal with a small part of national economy. It studies the action behavior of individual unit as a individual consumer. तो ये हमें क्या बताते हैं कि एक कंज्यूमर, जैसे कि कोई भी कंज्यूमर हो, जैसे कि आप बिस्किट खरीदने जाते हो
तो आपकी लॉजिक क्या होगी, 10 रुपये की बिस्किट खरीदूँ या 20 रुपये की बिस्किट खरीदूँ, टेस्टी बिस्किट खरीदूँ या सस्ती बिस्किट खरीदूँ। ठीक है, ये आपको समझता है माइक्रो इकोनॉमी। फिर प्रोड्यूसर को भी समझता है कि अच्छी प्रोडक्ट बनानी चाहिए या सस्ती प्रोडक्ट बनानी चाहिए। मार्केट को समझाता है कि आपको कैसे बिहेव करना है। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए हमें माइक्रो इकोनॉमी की ज़रूरत होती है। सो माइक्रो इकोनॉमी हम लोग ने समझी क्या है, ये सबसे छोटी पार्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है इकोनॉमी की, और ये नेशनल इकोनॉमी को मिलियन ऑफ पार्ट में डिवाइड करके, मिलियन बराबर ना, क्योंकि 2000 करोड़ को समझना है तो उसके पहले 100-200 कहाँ से आएंगे, वो टैक्स पेयर से आएंगे। टैक्स पेयर टैक्स कहाँ से पे करेंगे, नेशनल इकोनॉमी को कैसे बढ़ाएंगे, ये समझने के लिए हमें माइक्रो इकोनॉमी की ज़रूरत है। सो इट प्रोड्यूस अ फॉर्म द प्राइस एंड पर्टिकुलर कमोडिटी और फैक्टर। तो ये हमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस क्या होनी चाहिए, मार्केट कैसे होना चाहिए, ये भी अच्छे से समझाने की कोशिश करें। सो डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, तो 2 डेफिनेशन है, विच एवर यू लाइक यू कैन बाय इट। पर डेफिनेशन जब भी बाहर करोगे तो एक ही करना, और जब भी लिखोगे उसके स्पेलिंग्स तक राइट होने चाहिए। अगर उसकी स्पेलिंग मिस्टेक भी हुई तो पूरे के पूरे उस डेफिनेशन के मार्क्स जो है 1 मार्क्स है या हाफ मार्क्स जो भी मिलता है वो पूरा का पूरा कट हो जाता है। सो ये याद रखना कि डेफिनेशन कभी भी गलत मत करना। छोटा डेफिनेशन करो बाहर, बड़ा डेफिनेशन करो बाहर, बट अच्छे से करो जो भी करो। सो मॉरिस डॉब ने कुछ डेफिनेशन लिखा है और इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक इज़ अ फैक्ट। माइक्रो इकोनॉमिक क्या है, एक फैक्ट है, अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी। ये क्या कर रही है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रही है इकोनॉमी को। अभी जैसे कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी क्या हो, तो समझो जैसे कि अभी कुछ साल पहले हम लोगों ने साइंस भी पढ़ा है, तो साइंस में हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे एक प्रोडक्ट के अंदर की छोटे छोटे बैक्टीरियाज या फिर प्रोटीन्स, ये सेल्स भी देख चुके हैं। सो इसी तरह इसके अंदर भी माइक्रो इकोनॉमी के अंदर भी माइक्रो पार्ट होते हैं। अभी ये समझने के लिए, हेल्प करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, और ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी कौन है, तो ये है माइक्रो इकोनॉमी। तो यही AP लर्नर्स कह रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक कंसिस्ट ऑफ लुकिंग इकोनॉमी थ्रू द माइक्रोस्कोप। ये भी कुछ एक जैसा ही बोलते हैं, जैसे कि ये कह रहे हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ लुकिंग द इकोनॉमी थ्रू माइक्रोस्कोप। ये हर एक पूरे इकोनॉमी को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, एज वेयर सी हाउ मिलियन सेल ऑफ इकोनॉमी। तो जैसे मैंने कहा 2000 आने के पहले मिलियन, 100 to 100 मिलियन, ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को ये समझता है। द इंडिविजुअल हाउस होल्ड एज अ कंज्यूमर फॉर प्रोड्यूस प्ले पार्ट। तो ये एक इंडिविजुअल पर्सन, उसके हाउस होल्ड, उसकी कंज्यूमिंग पावर, उसकी स्पेंडिंग पावर, ये सारी चीज़ों को क्या करता है, समझता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की ये हुई डेफिनेशन। तो ट्राई करो कि मॉरिस डॉब की डेफिनेशन थोड़ी शॉर्ट भी है और इजी है बाहर करने के लिए। सो ये अगर आप बाहर करोगे दैट्स वेरी गुड फॉर अस। सो आज शायद हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन तक पहुंच गए हैं। अभी डेफिनेशन के आगे कुछ स्कोप्स है, शायद हम लोग आज स्कोप्स तक ही पहुंच पाए। देखते हैं कैसे होता है। सो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स वेयर वी कैन यूज़ द पैरामीटर ऑफ माइक्रो। क्या समझ आया? माइक्रो इकोनॉमिक की यूज़ कहाँ कहाँ है? तो काफ़ी जगह है बराबर। अगर मैं प्याज खरीदने जाता हूँ और मेरे जेब में 10 रुपये है और 20 रुपये है, तो मुझे कितने प्याज खरीदने हैं, ये माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है, राइट। मेरी कंज्यूमिंग पावर, मेरी
एक्सपेंडिंग पावर, मेरी इनकम, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने का काम किसका है? माइक्रो इकोनॉमी का। तो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमी में सबसे पहले आता है थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट को कैसे प्राइस करें, तो देखते हैं कैसे प्राइस करें। द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। Microeconomics is considered demand analysis, individual behavior, and supply analysis, individual producer behavior. तो माइक्रो इकोनॉमी क्या कहती है? कमोडिटी डिटरमाइन बाय मार्केट फोर्स। अभी जैसे कि मेरी डिमांड क्या है, समझो मैं एक पेन क्रिएटर कंपनी, ठीक है, तो समझो ये पेन कौन सा है? ये लैक्सी का पेन है, ठीक है। ये लैक्सी के पेन की मार्केट में डिमांड क्या है, ठीक है, और इसका सप्लाई कितना हो रहा है। जैसे कि अभी ये लैक्सी अलग अलग कलर्स में पेन क्रिएट करता है। अभी आपको भी पता है कि रेड पेन और ब्लू पेन, इसकी डिमांड अलग अलग होती है, क्योंकि ब्लू पेन मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट और टीचर दोनों यूज़ करते हैं, राइट। तो ब्लू पेन की मांग ज़्यादा है, ज़्यादा है, और रेड पेन की मांग थोड़ी कम है। जैसे कि मैं सोचता हूँ कि विरार में ब्लू पेन की मांग एक दिन के लिए 1000 पेन हो, मोस्ट प्रोबेबली शायद एक दिन 1000 पेन बिकते होंगे इन विरारों में, और वही ये रेड पेन 1000 बिक रहे और वही ब्लू पेन 10,000 बिक रहे, क्योंकि उसके यूज़र्स इन अ लाख है, बट रेड पेन के यूज़र्स थोड़े कम होते हैं, तो उसको उसी हिसाब से उसका सप्लाई भी करना होता है। जैसे कि मैं सोचता हूँ कि आज मेरे रेड पेन नहीं गए तो दैट्स फाइन, बट ब्लू पेन नहीं गए तो क्या होगा? मार्केट डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके जगह कोई दूसरा पेन वो यूज़र ख़रीद लेगा, और अगर वो दूसरी कंपनी उस यूज़र को पसंद आई, सो वो मेरे पास वापस नहीं आएगा। तो मुझे प्रोडक्ट को डिमांड के हिसाब से सप्लाई करने आना चाहिए। दूसरी बात प्राइसिंग। जैसे कि अभी समझो मेरे पास है 10 रुपये और ये पेन है 5 रुपये की, ठीक है। तो मैं दुकान में जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे पेन दिखा, तो मैं क्या मुझे वहाँ अलग अलग, जैसे कि सेलो ग्रिपर है, या फिर बहुत सारी कंपनियाँ, रेनॉल्ड्स है, या फिर पार्कर है, मैं कौन सी कंपनी का पेन खरीदूँगा? विच इज़ अफोर्डेबल फॉर माई पॉकेट। मैं 10 रुपये लेके जाके 100 रुपये की पेन तो नहीं खरीदूँगा, ज़रूर, इट इज़ नॉट पॉसिबल। मैं आइदर 5 रुपये की पेन खरीदूँगा, आइदर 10 रुपये की पेन खरीदूँगा। सो मुझे मेरे प्रोडक्ट का, तो इसी हिसाब से प्रोड्यूसर को भी समझना है कि मेरे प्रोडक्ट की प्राइस कैसी होनी चाहिए, जो सामने वाले के कंज्यूमर के पॉकेट को अफोर्डेबल है। कंज्यूमर भी सोचेगा ना कि मैं क्यों इतना ज़्यादा खर्चा करूं, जबकि 5 रुपये के पेन से भी मैं लिख सकता हूँ और 10 रुपये के पेन से भी वही लिख सकता हूँ। सो माइक्रो इकोनॉमिक इज़ कंसर्न विद डिमांड एनालिसिस। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डिमांड, आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। समझो पहले हम लोग यही कुछ भी, जैसे कि एक लैक्सी की ये नहीं दे सकता हूँ, पहले एक प्रोडक्ट हम लोग नया मार्केट में लॉन्च करते हैं। अब जब ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है, होता क्या है, ये जब भी मार्केट में आता है, इसकी प्राइस प्रोड्यूसर को थोड़ी सी लेस रखनी पड़ती है, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट कंज्यूमर तक ये प्रोडक्ट पहुंच पाए। अभी जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंज्यूमर तक ये प्रोडक्ट पहुंच गया, लोगों ने यूज़ किया, उसकी क्वालिटी लोगों को समझ आई, मेरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन निकल गया। मैंने प्रॉफिट जहाँ 10% निकालना था वहाँ 1% निकला, पर हुआ क्या, 1% से मैं 100 लोगों तक, 1000 लोगों तक एक दिन में पहुँच पाया। अब होगा क्या,
लोगों को मेरी प्रोडक्ट पसंद आई, दूसरे दिन वो आए, वापस प्रोडक्ट ख़रीदा। मैंने ऐसे 10 दिन तक यही प्रोडक्ट उनको सेम कॉस्ट दिया। फिर कुछ दिन बाद मैंने मेरी प्रॉफिट मेकिंग दिमाग को थोड़ा सा दौड़ाया और ये प्रॉफिट को मैंने 1 से 2% पे कर दिया। ये प्रॉफिट को 1 से 2%। अब लोगों की हैबिट हो चुकी है 10 दिन तक एक ही सेम प्रोडक्ट खरीदने के बाद 10 बार। अब लोग जाके दूसरे प्रोडक्ट के पास नहीं जाएंगे, वो मेरे प्रोडक्ट को खरीदेंगे। इसी वजह से मेरे प्रॉफिट को भी बढ़ाई मिली और मेरे क्या मिले, ज़्यादा कस्टमर भी बने। अभी ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने डिमांड बनाई मार्केट में। जब तक मार्केट में डिमांड नहीं बनेगी, आपको आपके कॉस्ट को उसी हिसाब से रखना है। और जब आपकी, जैसे कि जब भी हम लोग क्रॉफर्ड मार्केट जाते हैं, वी कैन बाय जीन्स इन 100 to 400 रुपीज़। पर अगर हम लोग वही जीन्स एट सेम जीन्स हम लोग लेवाइस में जाएंगे तो वही जीन्स के हमें 2000 रुपये देने पड़ते हैं, कम से कम 400 रुपये के 2000 रुपये। सोचो, ब्रांडिंग, जस्ट वो लेवाइस के टैग के लिए हम लोग कितने 400 से 5 गुना, 4 5 20, मतलब 400 गुना 400 गुना मल्टीप्लाई बाय 5, 2005 टाइम्स ज़्यादा पैसे देने के लिए रेडी हो जाते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ ब्रांड, उसकी डिमांड है मार्केट में। सो आगे बढ़ते हैं सेकेंड स्कोप। तो सेकेंड स्कोप है थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइस। जैसे कि मैंने फैक्टर ऑफ कॉस्ट के बारे में कहा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में कहा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इन माइक्रो इकोनॉमिक, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू प्रोड्यूस प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोसेस। Microeconomic help to determine the factor reward land, labor, capital, entrepreneur in form of a rent, wages, interest and profit respectively। तो हमें ये प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। पहले है लैंड, जगह, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जगह। दूसरी ज़रूरत है लेबर, मेरे कंपनी में कौन काम करेगा। तीसरे चीज़ की ज़रूरत है कैपिटल। अभी लैंड खरीदने को और लेबर को पैसे देने पड़ेंगे, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, ये 3 चीज़ें हो चुकी। अब ज़रूरत है मुझे एक एंटरप्रेन्योर की, जो इन सब को, एक एंटरप्रेन्योर के पास पैसे हो, ये एंटरप्रेन्योर एक लैंड खरीदे और यही लैंड पे वो लेबर को लाके अपना प्रोडक्शन चालू करे। अभी इसका रिटर्न क्या मिलेगा? लैंड को, लैंड ओनर को रेंट मिलेगा, राइट। लेबर को उनके वेजेस या फिर सैलरी मिलेगी। वेजेस और सैलरी 2 अलग अलग चीज़ें हैं बच्चों। वेजेस हमें डेली बेसिस पे मिलते हैं, सैलरी हमें मंथली बेसिस पे मिलती है, ठीक है। तो पहले हुआ लैंड जिसको रेंट मिला, लेबर जिसको वेजेस सैलरी मिले, फिर आता है कैपिटल। अभी कैपिटल आप कहोगे कि एंटरप्रेन्योर में डाला है तो उसको क्या, तो काफ़ी बड़ी कंपनियों में हम लोग ने देखा कि शेयर होल्डर होते हैं। इन शेयर होल्डर को हमें रिटर्न में इंटरेस्ट देना पड़ता है। बैंक्स को हम लोग जब लोन उठाते हैं, इसके बाद बदले इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट। और चौथी चीज़ है जो है एंटरप्रेन्योर, जो इन 3 चीज़ों को बांधे रखता है, उसको मिलता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए हमेशा काम करता है। तो ये हो गए फैक्टर ऑफ प्राइसिंग। फैक्टर ऑफ प्राइसिंग से ही हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट जुड़ती है। अभी ये 5 रुपए के पेन बनाने के लिए कितने फैक्टर यूज़ हुए, इससे क्या मिला, इसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से हमें फैक्टर इसकी प्राइस फाइनल में। अब आगे बढ़ते हैं थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, द प्राइस इंडिविजुअल कमोडिटीज डिपेंड ऑन द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जैसे मैंने पहले कहा, क्या होता है, जैसे आपके प्रोडक्ट की डिमांड
वैसे ही आपके प्रोडक्ट की क्या बनेगी, प्राइस बनेगी बेटा। सो theory of welfare is basis on the resources, its maximize result is maximize to satisfy the people। तो हमारा यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इकोनॉमिक वेलफेयर, मतलब मुझे पैसा भी कमाना है, लोगों को हेल्प भी करनी है, पर ये हेल्प कैसे हो, तो प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो, और ये मैक्सिमाइज प्रॉफिट से मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाऊँ, हेल्प कर पाऊँ। तो इसमें है पहले ही द प्राइस इज डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर एंड इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर। अभी जैसे ही हम लोग ने सुना कि प्रोड्यूसर का दिमाग क्या चलता है कि मुझे एक पेन के पीछे 2 रुपये कमाने हैं, 1 रुपये कमाना है, 5 रुपये कमाने हैं, ये प्रोड्यूसर बिहेवियर है, इससे प्रोडक्ट की प्राइस फाइनल होगी। और कंज्यूमर बिहेवियर, मुझे 5 रुपये का पेन खरीदना है या 2 रुपये का पेन खरीदना है, ये प्रोड्यूसर बिहेवियर है, ये टोटल डिमांड है, ठीक है। सो पहले मैंने कुछ ये बना। सो एक एग्जांपल है, इफ यू गो फॉर अ वेजिटेबल शॉपिंग, सेलर ऑफर अ प्राइस एज पर योर बिहेवियर। सोचो ये क्या होता है कि आप एक अच्छे से चल के जाते हो सब्ज़ी मंडी में, आप चल के जाते हो, और चल के जाने के बाद आपको क्या होता है, वो वेजिटेबल सेलर होता है, बोलता है भाई यार ये 10 रुपये की सब्ज़ी है, तो आप क्या करते हो, उससे झगड़ा करते हो, नहीं भाई यार 10 रुपये की किधर, 8 रुपये में दे दो, तो वो मान जाता है। उसके बाद आप थोड़े से रिच हो जाते हो, तो आप बाइक लेके जाते हो, तो बोलता है कि साहब ये 12 रुपये की सब्ज़ी, तो आप बोलते हो नहीं यार 12 रुपये की कहा, ये 11 रुपये में दे दो, तो ये 11 रुपये में आप ले लेते हो। वो सब्ज़ी कितने की थी, 8 रुपये की ही थी, जहाँ उसने 8 रुपये में भी प्रॉफिट ढूंढा, 11 रुपये में भी ढूंढा। अभी आप जाते हो एक अच्छी सी BMW लेते हो, अब ये साहबज़ादा बोलता है कि ये 25 रुपये की सब्ज़ी है, आप बिना हाँ ना किए वो 25 रुपये उसको निकाल के देते हो, ठीक है। जबकि इसने ये सब्ज़ी बस 5 रुपये में लाई गई, इसका खर्चा कितना है, 5 रुपये, वो कमा रहा है, पहले केस में उसने कमाए 3 रुपये बराबर, दूसरे केस में उसने कमाए 6 रुपीज़, और तीसरे केस में उसने कमाए 19 रुपीज़, नहीं 20 रुपीज़, 25 रुपये के बीच ना 20 रुपीज़। तो सोचो कि ये होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वो आपके बिहेवियर को समझ के आपको प्रोडक्ट बेच रहा है। जैसे कि आप जाते हो आईफोन ख़रीदने, तो आईफोन की कॉस्ट है 1,30-40 हज़ार से 1 लाख के ऊपर। तो सोचो ना कि आईफोन की कॉस्ट नहीं नीचे होती, जबकि हम लोग छोटे छोटे जैसे नोकिया जैसे फ़ोन ख़रीदने जाते हैं, तब हम वो मोबाइल सेलर से बोलते हैं कि यार करो ना 100-500 रुपीज़ कम। सो ये होता है प्रोड्यूसर और मार्केट बिहेवियर। प्रोड्यूसर क्या बिहेव करता है, क्यों आईफोन इतनी ज़्यादा चार्ज करता है, क्योंकि वो ओल्डेस्ट कंपनी है, क्योंकि एक ब्रांड है। आपको नोकिया के फ़ोन हाथ में लेने के बाद कोई नहीं पूछेगा कि वाह यार यू आर यूजिंग अ वेरी स्मार्टफोन, बट जब आपके हाथ में आईफोन होगा तो वो आप नोटिसेबल हो जाओगे। इसीलिए ये आईफोन की कॉस्ट जो है ये प्रोड्यूसर बिहेवियर है, और पहले जो देखा वेजिटेबल ये कंज्यूमर बिहेवियर है, कंज्यूमर के बिहेवियर के हिसाब से वो उसने प्राइस चेक की। सो आगे बढ़ते हैं हम विथ थियरी फैक्टर इकोनॉमिक में। इन माइक्रो इकोनॉमी फैक्टर इकोनॉमी के बाद फैक्टर इकोनॉमी हो गई हमारी थियरी ऑफ वेलफेयर इकोनॉमी। तो वेलफेयर इकोनॉमी में हम लोग देखते हैं कि इफ़िशियंसी इन प्रोडक्शन। सो इफ़िशियंसी इन प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल गुड सर्विस इन द गिवन अमाउंट। तो इट्स मस्ट कि मैं कितना ज़्यादा मैक्सिमाइज,
मतलब मैं जितना कम वेस्ट करूँगा उतने नेचर को हार्म कम होगा, उतना ज़्यादा मुझे अपने वेलफेयर पे खर्चा कम होगा। जैसे कि मैंने कुछ वेस्ट रिवर में छोड़ता हूँ तो मुझे वो रिवर क्लीन भी करनी पड़ेगी। तो वेस्ट मैनेजमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन दिस इकोनॉमी। फिर आता है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, हम लोग ने देखा। फिर आता है एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। तो मैं कंजम्पशन भी किया, वेस्ट मैनेजमेंट किया, और उसी के बाद आता है ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इट मीन्स अ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच आर मोस्ट डिज़ायरेबल। जैसे सॉल्ट है मोस्ट डिज़ायरेबल, हम लोग बिना सॉल्ट के रह नहीं सकते, डेली के खाने में सॉल्ट होना ही चाहिए। सो ये सारे इट मीन्स अ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस विच आर मोस्ट डिज़ायरेबल फॉर पर्सन। अभी जब हम लोग ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, जब हम लोग ये इकोनॉमी को समझते हैं, तब हमें वेलफेयर को समझने की ज़रूरत है। हम अगर हमारे नेचर को हार्म करते हैं तो हम हमारे कंज्यूमर को हार्म कर रहे हैं, और कंज्यूमर हमारा भगवान होता है। और जब कंज्यूमर हमारा भगवान है, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, और ये कुछ ना कुछ जो है ये है हमारे लोगों के लिए कुछ वेलफेयर। सो आज के लिए स्कोप तक रुकते हैं, अगली चीज़ें हम आगे देखेंगे। बाय बाय।